स्वागत है, वेलकम है प्यारे बच्चों मेरे नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, जो कि मैं प्रारंभिक संरचना का परमाणु का संगठन के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया और सारी चीज़ें मैंने आपको पूरी तरीके से बताई थी। बोरबरी का नियम, संगठन परमाणु के नाभिक का, किस तरह से परमाणु के नाभिक का मॉडल प्रकाश में किस किन वैज्ञानिकों ने इसको खोज की, उसके बारे में मैंने बताया। साथ में मैंने बताया था कि जो कि नाभिक का है उसमें जो संगठन धनावेश प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन उदासीन हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ ये संगठित रहते हैं। और बाह्य कोशों में जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं, जो यहाँ आप दिखाया कई कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा। धीरे 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 अगर हम इस संगठन को आगे देखते हैं तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और परमाणु का समस्त भार को हम ए से व्यक्त करते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संगठन से बना होता है। उसके बाद कुछ मॉडल्स मैंने दिखाए थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ विचरण करते हैं, नाभिक में ठोस क्या है। लेकिन संरचना के आधार पर हम देखते हैं तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जब आपको परमाणु के नाभिक की खोज की तो उसने कुछ अपने एक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसपे उन्होंने गोल्ड की पतली धातु को लेकर के वो प्रकरण अपना जो है खोज की थी। वैसे मैंने बोरबरी के नियम से सिद्धांत भी बताया था कि पहली कक्षा में के, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन है, जो सिद्धांत करते हैं। उसके बाद ये अपवाद रहा, लेकिन क्योंकि मैंने लेक्चर 8 की बात करी है तो लेक्चर 8 आप यानी कि प्रकरण 8 जो आज मैं बताने वाला हूँ वो इस आधार पर समझिए कि यहाँ जो भी चीज़ आपको समझ में आएगी उसके आधार पर एक एक बेस आगे अगले जितनी भी कॉम्प्लीमेंट चैप्टर या टॉपिक आएंगे, वीडियो जाएंगे, सब समझ में आपको आने लगेगा। तो पहले मैं जो कि मैंने बताया था कि अर्नेस्ट और रदरफोर्ड के मध्य 1911 में जब इन्होंने ये खोज की तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट लिया, जो ये आप देख रहे होंगे, ये स्क्रीन थी यानी यहाँ ये जो गोल्ड की एक धातु ली और एक इस तरह से इन्होंने एक डिज़ाइन, एक प्लेट तैयार की जिस पे यहाँ से रेन डिफ्लेक्ट होती थी। यानी कि इन्होंने यहाँ से एक बीम पार्टिकल का, जैसे रेज जिसे हम कहते हैं एल्फा किरणों का, ये बौछारें की और जैसे ही इस गोल्ड की धातु में पड़ी तो यहाँ देख रहे होंगे कुछ ऐसे तिरछी हो गई, कुछ ऐसी हो गई, कुछ सामने चमक रही थी, लेकिन एक दो ये वापस आ गई। जो ये वापस आई तो उन्होंने देखा कुछ ना कुछ बीच में किसी भी जो ये धातुओं जो बनी हुई है इसके अंदर जो परमाणु संगठित कण हैं उसमें कोई ना कोई ठोस पार्ट है जिसमें से कुछ किरणें वापस हो रही हैं। इन किरणों को वापस होने की वजह से ही उन्होंने यहाँ देखा कि इसके बीच में कोई भी, बीच का मतलब सर यहाँ, क्योंकि हम नेगलेड आई से यानी खुली आँखों से किसी भी धातु के कण तो देख सकते हैं लेकिन परमाणु को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो अविभाज्य होता है। फिर भी इस प्रकरण के अनुसार रदरफोर्ड ने एक माइक्रोस्कोप में एल्फा कणों, एल्फा जो कि पॉजिटिव होती हैं, इनको जैसे ही आगे बौछारित किया, ये आप देख रहे हैं बीम की टाइप में, वो एल्फा कण जो कि रदरफोर्ड ने रेडियम जो कार्बन रेडियम, अभी बहुत आगे टॉपिक जब आएंगे मैं बताऊँगा। एल्फा कणों का एक पिंड पूरी प्रदर्शित पर्दे पे फ्लोरेंस स्क्रीन के माध्यम से स्वर्ण धातु यानी सोने की वाली धातु, इस धातु पर जैसे ही उन्होंने गिराया तो जो कि ये जो धातु थी इसकी जो मोटाई है वो समथिंग 0.004 सेंटीमीटर मोटी थी। अब इतनी मोटी धातु फिर जब हम देखते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से इंस्ट्रूमेंट देखना था, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो वेल होता है उनके द्वारा अल्फा कणों को पर्दे पे गिराया तो वहाँ उत्पन्न चमक, यानी ये आप देख रहे हैं चमक हो रही थी, तो कुछ तो सीधी थी, कुछ टेढ़ी हुई थी, कुछ बीचों पार हुई और कुछ वापस जो आई। इन वापस की वजह से ही उन्होंने रदरफोर्ड ने कहा कि इस पतली पन्नी में जो धातु है यानी कि जो सोने की है, इसमें कुछ बीच में एक ऐसा भाग है जिससे ये जो कण हैं, एल्फा कण हैं, वो वापस हो रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि एल्फा कण यानी कि प्लस और माइनस, यानी प्रोटॉन प्लस थे उसमें और न्यूट्रॉन माइनस थे, और जब ये वापस आई क्योंकि एल्फा कण पॉजिटिव होती हैं तो ये वापस हो गई, क्योंकि प्लस से प्लस रिफ्लेक्ट होता है और माइनस से माइनस रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ केवल इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन थे जो पॉजिटिव थे और न्यूट्रॉन थे, तो एल्फा कण क्योंकि पॉजिटिव होती हैं तो वो वापस हो गई, बाकी कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ सीधी निकल गई। ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप देख रहे हैं। तो मैंने ये बताया कि रदरफोर्ड ने इस तरह से परमाणु में
अंदर जो ठोस चीज़ है उसकी नाभिक की संरचना की। नाभिक में होता क्या है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। नाभिक को परमाणु का समस्त भार भी कहते हैं, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं। और इसका संगठन होता है वो बराबर होता है न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होता है प्लस प्रोटॉन के पॉजिटिव की वजह से। इसलिए इस आधार पर ही हम इसको शॉर्ट में ए कह देते हैं, परमाणु का भार। अब परमाणु का भार के संगठन में तीन चीज़ें आप देखते होंगे कि जो बाह्य कोश में होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मध्य में जो आपको बताया था वो भार है, समस्त भार, जिसको हम नाभिक कहते हैं। इन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन उदासीन। लेकिन परमाणु का जो क्रमांक है, परमाणु का क्रमांक जिसे हम जैक्ट से व्यक्त करते हैं, परमाणु का क्रमांक वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर। अब प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ज़रूर है कि इलेक्ट्रॉन कम और ज़्यादा हो सकते हैं उस समय जब परमाणु क्रियाशील होता है। इलेक्ट्रॉनों का आना इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं के वितरण में उसकी ऊर्जा का घटना और बढ़ने के आधार पर वह क्रियाशील होता है, और क्रियाशील ही कोई भी प्रक्रिया करने के बाद स्थायी या कोई कण या कोई पदार्थ बनने के बाद अक्रिय हो जाता है, जिसका मतलब है कि उसका संगठन पूरा होता है। उसी आधार पर रदरफोर्ड ने इस परमाणु के नाभिक को, जो मैं आप देख रहे होंगे, मैं आपको इसके बताता हूँ कि ये नाभिक है, और इन्होंने जो कि मैंने सिंपल उसके आधार पे आप देख रहे हैं ये यहाँ मैंने आपको बताया कि ये जो किरणें दिखाई हैं ये किरणों का प्रारूप उसी आधार पर है जो सोने की पतली धातु पे, जिसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बौछारें की थी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक तो इस तरह से वापस हो गई, सीधी निकल गई। ये वही एल्फा किरणें थीं, कुछ इसके नियर से बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गई। उसका एक रीज़न था कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित ये पॉजिटिव पर वही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन जीरो था, इनके संगठन से नाभिक बना हुआ है। और क्योंकि ये बौछारें एल्फा कण की थी, एल्फा कण पॉजिटिव होते हैं, इस तरह से इसका सिंबल होता है एल्फा कण का, और एल्फा कण जो बराबर होता है वो हीलियम के परमाणु के बराबर होता है। इसलिए मैंने आगे की चीज़ों में बताऊंगा, लेकिन नाभिक के संगठन का प्रारूप पहली वीडियो में बना चुके हैं। और नाभिक एक ठोस है, उसमें परमाणु का समस्त भार होता है। इस ठोस की जानकारी के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल करने के लिए उसने इस तरह से टूल्स और को उपयोग किया। यहाँ से उसने एल्फा कणों की बौछारें की, एक बीम प्रकाश सा गया, ये गोल्ड की एक फॉइल थी, एक झिल्ली थी, जिससे डिटेक्टर करने के बाद उसने देखा कि कुछ चीज़ें कुछ रिफ्लेक्ट होकर के थोड़ी तिरछी हो गई हैं, कुछ सीधी निकल गई और कुछ वापस आ गई हैं। वापस होने से उसको पता पड़ा कि परमाणु के मध्य में एक ठोस जगह है, जो कि पॉजिटिव किरणें जाने के बाद या बीम प्रकाश जाने के बाद वापस हो रही हैं। उसी को उसने परमाणु का नाभिक कहा। तो इस टॉपिक से आपको मैं आगे समझाने वाला हूँ। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि परमाणु के नाभिक में ये संगठन मैंने बता चुका हूँ। हम परमाणु का जो भार है उसे हम ए से व्यक्त करते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम परमाणु का क्रमांक भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक को हम जेड से व्यक्त करते हैं, बराबर होता है प्रोटॉन के। और हमें पता है कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर जेड, यानी परमाणु क्रमांक। जब कभी भी हम इसके संगठन की बारीकियां समझेंगे तो उदाहरण के रूप में हमें समझ में आएगा कि किसी भी परमाणु को हमें व्यक्त करने के लिए, जैसे हाइड्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक यहाँ है और उसका भार यहाँ है लगभग। क्योंकि इसमें अगर हम व्यक्त करेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों ही बराबर है लगभग, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर तो एक है। अगर हम न्यूट्रॉन व्यक्त करना है तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है कि संगठन परमाणु के भार में से जब हम प्रोटॉन घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन निकलता है। अब हम न्यूट्रॉन को ज्ञात करेंगे तो परमाणु भार इसका एक ही है, और एक में से हम प्रोटॉन की संख्या एक घटा दें तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 0 आती है, यानी शून्य है। सिर्फ परमाणु में हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, हाइड्रोजन परमाणु। अब इन्हीं आधार पे बहुत सारे आपको टॉपिक सवाल भी आगे मिलेंगे। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का
केंद्र की त्रिज्या, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार दोबारा रिवाइड कर देता हूँ कि किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या है उसकी, यानी परमाणु की नाभिक के केंद्र से वो स्थायी रूप से अगर हम ज्ञात करते हैं तो लगभग परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या वो बराबर होती है 10⁸ सेंटीमीटर। और यदि हम उसकी परमाणु के नाभिक की देखते हैं त्रिज्या, तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। अब इसको अंगस्ट्राम है, उसमें वो आगे के टॉपिक हैं। फिर भी जो माइनस में होता है इसका मतलब थोड़ा सा हम कॉपरेट समझाएं कि 1 और ये 10, इसका मतलब है कि ये 8 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10⁸। जब हम पावर घात को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाती है, ये आपने टॉपिक समझा होगा। फिर से बता दें कि ये जो 8 है 10⁸, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगी। इसलिए इतने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतने अरब से अगर हम भाग देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ से अगर हम 1 सेंटीमीटर में भाग देते हैं तो ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाता है, या 1 हम 10⁻8 भी कह सकते हैं। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻, नाभिक छोटा हो गया तो जिसमें माइनस में घात अगर बड़ी होती है वो मान लीजिए छोटी है, और यदि माइनस में घात छोटी है तो उसका मतलब वो थोड़ी बड़ी है। इसलिए परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻13 से लेकर के 10⁻⁻12 तक सीमित होती है। अभी इन्हीं पॉइंटों पे मैं बात करता हूँ। तो आगे तत्वों का जो एक्सरे स्पेक्ट्रा, जो कि एच जी मोजले ने दिया था, H.G. मोजले, ये भी एक साइंटिस्ट थे, और इन सन 1913 में इन्होंने स्पेक्ट्रम, यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रम, जो कि आप कभी सुना होगा कि हम एक्सरे कराने जा रहे हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें से एक्सरे निकलती हैं, उनमें 3 किरणें होती हैं एक्सरे में, एल्फा जो कि पॉजिटिव होती हैं, बीटा जो कि माइनस होती है, और तीसरी किरण होती है जिसे हम गामा कहते हैं, जो उदासीन होती है। इन्हीं की से ही इस स्पेक्ट्रम के माध्यम से जब उन्होंने उस स्पेक्ट्रम को उच्च गलनांक पर एक किरणों के साथ देखा तो उन्होंने उन कक्षाओं का, यानी उनका जब बीम आया था तो इस तरह से कुछ किरणें आई अपने स्पेक्ट्रम में उन्होंने देखा, और उस पूरा जो देखेंगे तो उन्होंने ये कक्षाओं का मतलब KLM इनके स्पेक्ट्रम के आधार पर ही दिया था, जिसे हम परमाणु का संगठन भी कह सकते हैं। और परमाणु के संगठन में बच्चों हमें ये पूरी पता है कि जो नाभिक है उसमें N0 और प्लस प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इस संगठन को हम नाभिक का भार भी कहते हैं, परमाणु का भार भी कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियन किया जाता है। न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियस कहते हैं केंद्रक, और उसमें पाए जाने वाले आयन न्यूक्लियन कहे जाएंगे। न्यूक्लियन यानी परमाणु में उपस्थित नाभिक, उस नाभिक को हम परमाणु का समस्थभार कहते हैं। उसमें दो आपके टॉपिक में 2 पॉइंट में 2 कण मिलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इन दोनों के संगठन से बना होता है न्यूक्लियन। इन न्यूक्लियनों का संगठन ये 2 घटकों से बना हुआ है, और इसी वजह से किसी भी उसको न्यूक्लियस भी कहते हैं, न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस परमाणु का है। परमाणु के बाह्य जो कोश हैं उसे नाभिक के बाहर वाले क्षेत्र को मान लीजिए ये अंदर नाभिक है, और ये जो बाहर जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से कक्षाओं में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों का एक अपेक्षाकृत एक संगठन होता है, और वो कक्षाओं में वितरण होता है। तो परमाणु का क्रमांक जिसे मैंने आपको बताया कि हम इसे Z से व्यक्त करते हैं, और परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो कि नाभिक में होती है, उन प्रोटॉनों की संख्या जो P पॉजिटिव होती है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ये इन तीनों के बराबर ही हमारा संगठन जो होता है परमाणु क्रमांक कहलाता है, Z। अब परमाणु के नाभिक में जो कि समस्थभार होता है
उसमें दो चीज़ होती है, एन न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होते हैं और पॉजिटिव प्रोटॉन। इनके संगठन से, जैसे मैंने अभी न्यूक्लियन कहा है, न्यूक्लियन को ही हम परमाणु का समग्र भार कहते हैं। और इनकी संगठन की विवेचना ही परमाणु का नाभिक है। लेकिन मैं क्रमांक की जेड की बात करूँगा तो वह परमाणु में किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु का क्रमांक होता है। अब कोई भी एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं हीलियम ले लेता हूँ, तो हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उसका परमाणु भार 4 है। इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ ये जो संगठन है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और ये परमाणु का क्रमांक है जिसे हम जेड कह रहे हैं, लेकिन ये उसमें उपस्थित प्रोटॉन के बराबर है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई कि प्रोटॉन प्लस बराबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ जेड बराबर अगर 2 है तो इस इलेक्ट्रॉन बराबर भी हम 2 कहेंगे, और वह बराबर किसके है, ई बराबर जेड के है। तो इलेक्ट्रॉन आपके 2 हो गए और जो कि प्रोटोनों के बराबर है, इसलिए प्रोटॉन बराबर भी 2 हो गए। हमें अब संगठन ज्ञात करना है, जो आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। एक पहला उदाहरण आप देख रहे होंगे, यहाँ इसमें लिखा है स्पेशली कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि बोरबरी नहीं N+L थ्योरी के आधार पर, ये आप देख रहे होंगे, ये भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि 1s2, यानी कि पहले उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10, 4s2, 4p5। अब मैं आपको इसको पूरी तरीके से सोल्व करना सिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने सोल्व किया, यानी हल करना। पहले मैं इस एग्जाम्पल में कि 1s2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 दूसरी कक्षा आ गई, लेकिन अब कक्षा पहली ऐसी हो गई। उसके बाद 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5। अब ये संगठन आप देख रहे होंगे, अगर हम N+L थ्योरी को देखते हैं तो ये पूरी तरह से ऐसे बनेगा, 1s2, 1s2 समझना, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6। लेकिन पहले यहाँ जो 3d है, 3d नहीं होगा, यहाँ आएगा 4s2, उसके बाद 3d10 और तब 4p5 आएगा, अगर हम N+L थ्योरी के अकॉर्डिंग सिस्टम को भरते हैं। पर कोई मायने नहीं रखता, मुझे यहाँ ध्यान दिवाना है आपको। हमें सबसे पहले क्या काउंट करना होगा, हमें सबसे पहले करना होगा काउंट किसको, इलेक्ट्रॉनों को। यानी मैं अलग अलग कक्षाओं की बात करता हूँ, तो जैसे के कक्षा है, के कक्षा के अकॉर्डिंग तो इसमें हमें जो परमाणुओं की जो कि N+L थ्योरी के आधार पर हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना है। यानी ये जो आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वितरण हैं, इनको हम जोड़ते हैं तो 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 10 और +5। इन टोटलों का जो हम काउंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाएगा। यानी 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 20 10 10 30 और 5 35। यानी टोटल में बात करता हूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 35 है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि परमाणु का भार, यानी ए बराबर दी है 80, परमाणु का भार अगर 80 है तो परमाणु में नाभिक उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, मुझे पता है कि ए बराबर होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, जहाँ जेड बराबर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। और इसको हमने यहाँ काउंट कर लिया 35। अब मुझे यदि यहाँ इस सवाल के अनुसार दिया, जब परमाणु भार ए दिया है तो ए बराबर N+P होता है और P बराबर जेड के है और जेड बराबर यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 35 है।
अब मुझे यह ज्ञात करना है, तो मैं सबसे पहले न्यूट्रॉनों को जब ज्ञात करूँगा तो भार में से हम प्रोटॉन घटा देते हैं। यदि हम देखें n बराबर, तो 80 में से अगर हम 35 घटाते हैं, जो कि हमें दर्शाता है क्या, यहाँ से 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ बचे 7, 7 में से 3 गया तो 4, यानी 45। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 45 जो हैं वो क्या गए, ये 45 ही हमारे न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन बराबर 45। नेक्स्ट, आप उसी आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ जो आपने देखा कि भाई न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ 45 आ गई, 45 आ गई। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको दोबारा कुछ समझाने चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कोई भी उदाहरण आप समझेंगे तो उदाहरण ही आपको बहुत बड़ी चीज़ें समझा जाता है। देखिए यहाँ आप देखते होंगे कि उसी उदाहरण में दिखा है आपको कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 12 और 11 प्रोटॉन हैं। उसके द्रव्यमान संख्या क्या है, उसकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। सिर्फ यहाँ आप ध्यान देखेंगे कि हमें टॉपिक देखना है। जब हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें नाभिक, जो कि नाभिक है समस्त भार, उस नाभिक में क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का संगठन होता है। अब इसी ने व्यक्त किया है कि नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। दूसरा इसने कहा है कि यहाँ न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉनों की संख्या यहाँ 11 है। इसके संगठन से अगर हम ध्यान करते हैं तो ए बन जाता है, जिसे हम कहते हैं समस्त भार, जो कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से करते हैं। इनको हम जब जोड़ते हैं तो 12 प्लस 11 टोटल संगठन का जो आता है वो 23 आता है, 23 आता है। इसका मतलब क्या है कि जो परमाणु का भार है, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं, उसका संगठन 23 आ गया। अब यहाँ इसने कहा है कि उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, यह परमाणु का भार ही द्रव्यमान संख्या है। उसकी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। एक चीज़ ध्यान से समझिए, मैंने पहले बताया था कि प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन बराबर होते हैं लगभग परमाणु क्रमांक के, और परमाणु क्रमांक की जो व्याख्या हम करते हैं उसके इलेक्ट्रॉनों के आधार पर करते हैं, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉन बराबर Z बराबर E। इसका मतलब यहाँ जो प्रोटॉन आप देख रहे थे वो प्रोटॉन क्या थे, वो प्रोटॉन थे 11। यदि हम इसमें व्यक्त करते हैं तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर Z। Z क्या है, परमाणु क्रमांक। अब Z परमाणु क्रमांक का मतलब है कि उसमें उपस्थित P बराबर Z, और P बराबर Z कितने सर, 11 हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें उपस्थित जो भी प्रोटॉन हैं वो बराबर Z के हैं, और Z बराबर 11 है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर भी 11 है, इलेक्ट्रॉन बराबर 11 है। ये आपने पहले जो मैंने बताया था उसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। इसका मतलब क्या है, अगर हम नॉमिनेशन देते हैं तो मैंने एक सीरीज बताई थी, है लेवेब कनॉप नैना मगलसी पस्कला रक्का सक्टिव कर्मन फे कॉनिक्यूजन। तो हम उंगलियों पर कह सकते हैं है, हे, ली, बे, के, ने, ओ, फे, ने, ना। यानी कि जो ना है वो सोडियम है, जो 11वें नंबर पर आता है। इसका मतलब यह जो परमाणु है वो सोडियम परमाणु है। ये क्रमांक के साथ साथ हम नाम भी लिख सकते हैं अगर हमें उस चीज़ की पता हो। नेक्स्ट टॉपिक के आधार पर नेक्स्ट उदाहरण से मैं आपको फिर समझाना चाहूँगा। जो आप यहाँ देख रहे होंगे, वाइट कलर लेता हूँ। आप ये दिया है उस उदाहरण के कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, उसमें द्रव्यमानों की संख्या 39 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं जब सोल्व करता ने बताया था कि हमें सारी चीज़ें संगठन परमाणु, सॉरी मैं वाइट कलर लेता हूँ और वाइट कलर ये है, ओके। यहाँ समझिए परमाणु में उपस्थित जो क्रमांक है, जिसे हम क्रमांक कहते हैं, वो Z होता है, वह 19 है। इसका मतलब Z बराबर किसके होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन बराबर लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है अगर वो अक्रिय है। तो अगर हम यहाँ 19 लिख रहे हैं तो हमें ज्ञात हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित उसमें लगभग 19 हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। चलिए, अब यहाँ इसने कहा कि द्रव्यमान संख्या 39 है। द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु का समस्त भार।
यानी ए, जिसे हम कह सकते हैं परमाणु का भार, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संगठन होता है। अब यदि हम इसको पूरे संगठन को देखते हैं तो बराबर 39 है। इसके आधार पर न्यूट्रॉन की संख्या, तो हम जो परमाणु का भार है उसका फॉर्मूला है समस्त भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब यहाँ एक चीज़ तो मुझे ध्यान दें कि हमें पूछना क्या है, हमें पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो जो यहाँ नहीं है। अब मुझे पता है कि न्यूट्रॉन जो मुझे लेने हैं, ज्ञात करने हैं, वो समस्त भार में निहित हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर 39, जबकि प्रोटॉन बराबर किसके है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि यहाँ उपस्थित हो गए 9। तो इसका मतलब मुझे अगर आगे हल करना है तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ें यानी न्यूट्रॉन मुझे ज्ञात करना है, प्लस प्रोटॉनों की संख्या 19 है जो यहाँ 39 के बराबर है। अब ये ध्यान देखिए कि न्यूट्रॉन बराबर मैथमेटिकली होता है बराबर में 39 है। 39 की अगर हम इसको उसके पर उधर ले जाते हैं तो -19 हो जाएगा, और ये न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम घटाते हैं तो 9 में से 9 गया 0 और 3 में से गया 2, तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या जो आती है वो 20 आती है। तो हम इसे आसानी से सोल्व कर लेते हैं। ये आपने समझ लिया होगा कि यहाँ जेड जो कि परमाणु क्रमांक है प्रोटॉन के बराबर होता है, और प्रोटॉन और लगभग और जेड का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो यह हमने ज्ञात कर लिया कि इलेक्ट्रॉन बराबर 19 हो गए। जो दिया गया है परमाणु का समस्त भार परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, जो संगठन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनाता है। इन दोनों का संयुक्त जो है 39 दे रखा है, जो आप सवाल में देख रहे होंगे। मैंने एक बताया था कि परमाणु का समस्त भार बराबर संगठन होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के। यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का संगठन जो निकल के आया वो 39 है जो वहाँ है। और हम अगर इस संगठन के अनुसार पर यदि हम सूत्र पर रखते हैं तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या 19 कर दी जो 39 है। अगर मुझे न्यूट्रॉन ज्ञात करना है तो 39 के बराबर इस संख्या को हम ले जाते हैं जो माइनस हो जाती है, और 39 में से 19 जाते हैं तो 20 हमारे न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। ये हमारा आंसर होता है, उत्तर होता है। नेक्स्ट, तीसरा उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन विन्यास ये दिया गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इस परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। यदि इस परमाणु का भार 40 है तो परमाणु नाभिक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी होगी। कोई कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है कि जब हमें संगठन परमाणुओं का वितरण विन्यास n+ थ्योरी के आधार पर हम करते हैं, तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि सोल्व करते समय किसी को भी हल करने से पहले जो प्रारंभिक चीज़ है वो ध्यान होगी कि यहाँ एक जो चीज़ दे रखी है परमाणु का भार, जिसे हम ए से व्यक्त करें। ए बराबर क्या है, 40 है। इसका मतलब हमें पता है कि अगर हम सूत्र देखते हैं तो ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है संगठन, यानी परमाणु का समस्त भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। एक सिंपल सा कक्षा 8 से 9 तक का, ये मैंने अपनी छोटी सी वीडियो में पहले भी बताई है। अब ये संगठन हमें दिख गया, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ तो ना तो हमें कोई न्यूट्रॉन दिख रहा है ना प्रोटॉन दिख रहा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर दिख रही है हमें जो n+l थ्योरी के अनुसार भरी हुई है। मैं उसी को पूरा क्लियर करता हूँ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको दिखाया गया हुआ है जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है, और बोरबरी के नियम को छोड़िए ये n+ थ्योरी के आधार बना हुआ है। तो हम पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ज्ञात जोड़ेंगे। तो पहली कक्षा में 2, उसको हमने प्लस किया, उप कक्षा में 2, उसके बाद उप कक्षा 2 में 2 है, उसके बाद कक्षा जो तीसरी जो कि 2 की है उसमें 6 है, और उसके बाद 2 + 6 + 2। टोटल में बात करता हूँ तो 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20, यानी ये टोटल 20 इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ। और 20 इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आई, हमें पता है कि ई बराबर प्रोटॉन और प्रोटॉन बराबर जेड। और जेड क्या है, वो जेड परमाणु का क्रमांक है। तो हम कह सकते हैं कि जेड बराबर ई। अब ई बराबर हमारे पास कितने हैं, जेड बराबर ई हमारे 20 आ गए। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 20। इसका एक तो ये ज्ञात हो गया परमाणु क्रमांक के साथ हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जेड बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। यानी 20 का क्रमांक क्या है, अगर हम बात करते हैं अपनी उस
पहाड़े को तो है हेलीवेव, कैनोप, नैना, मगलसी, पस्कल, अरक का पे आता है, और का है कैल्शियम, यानी ये 20 कैल्शियम का पूरा नाम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको मुझे सिर्फ परमाणु में भार जो कि 40 दिया है, ए बराबर जो यहाँ बताया गया, उसमें से नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। हमें पता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर ए होता है, ए। अब यहाँ एक चीज़ तो मैं आपको मिल गई, क्योंकि ई बराबर पी बराबर जेड, ये वाली, और जेड निकल के आया 20। इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस 20 बराबर ए बराबर टोटल दिया है 40। अब हमें ज्ञात करना है न्यूट्रॉन, तो 40 के बराबर में जब उधर लेके जाएंगे तो 20 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन बराबर 40 में 20 गए तो 20 न्यूट्रॉनों की संख्या हमारे पास आ गई। परमाणु क्रमांक आ गया, जो आप इससे समझ रहे होंगे कि यहाँ हमें सबसे पहले तो इसकी परमाणुओं में जो हैं उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण किया उसको हम काउंट करेंगे, जोड़ेंगे, जो टोटल आता है 20। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, और प्रोटॉन बराबर ही परमाणु क्रमांक होता है, जो कि पहले आपको बताया गया है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने जोड़ ली 20, जो जेड बराबर क्या हो गई 20 हो गई, जो प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करती है। और प्रोटॉनों की संख्या का मतलब हमें सिद्धांत के आधार पर, सूत्र के आधार पर एन प्लस पी बराबर होता है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर परमाणु भार के होता है। न्यूट्रॉन हमें ज्ञात करना है, जिसकी प्रोटॉन हमारे परमाणु क्रमांक में जोड़ा या इलेक्ट्रॉन हमने जोड़े वो उसके बराबर हुए 20 हुए। परमाणु भार इसमें व्यक्त किया हुआ ये है, तो हमें एन प्लस 20 बराबर 40, और एन के बराबर जब हम 40 दिखते हैं और उससे पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी प्लस माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 20 अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने से पहले मैं इसके पास कुछ और उदाहरण ये बताना हूँ। समान भार के दो तत्व ए और बी, इसका मतलब है जिनका परमाणु क्रमांक 19 और 20 है। यदि ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन हैं तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। ए भार जो है वो ए है, और नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या प्लस ए के नाभिकों की न्यूट्रॉन की संख्या। यानी ये सवाल तो बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया है, लेकिन बहुत इजी है। अब इसको तुम्हें समझना होगा। मैं अब इसको समझाता हूँ आपको पूरी सिस्टमेटिक रूप से, क्योंकि यहाँ दिया है समान भार के, कोई भी मान लीजिए एक एक्स मान लीजिए और एक वाई, समान परमाणु भार, यानी ये ध्यान ना कि जिसे हम समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, जिनके भार होते हैं हमेशा यहाँ, ये ए इसका है, जो तत्व ए तत्व दो मान लीजिए, इसने दिया है ए तत्व और एक बी तत्व। चलिए मैं इसको ए तत्व के बी तत्व के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। ए तत्व ये मान लिया, एक दूसरा बी तत्व है। अब ये समान भार के हैं, लेकिन क्रमांक 19 और 20 है। क्रमांक क्या होता है जेड, इसका 19 है और इसका 20 है। और ये जो भार है, भार को मान लीजिए एक्स, तो इसका भी एक्स है, माना है हमने एक्स, माना कि हमने उसको समान भार है, समभारिक हो गए, या इसने लिखा है समान भार के तो समभारिक, इसे हम बोलते हैं समभारिक। जिनके एक भार समान होते हैं समभारिक होंगे, तो हमने एक्स मान लिया और उसके लिए भार हमने एक्स मान लिया। अब यदि तत्व के ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है, अब ये तत्व ए है, इसमें एन की संख्या, एन न्यूट्रॉन बराबर 21 है, तो हमें एक्स निकालना होगा। एक्स बराबर पी प्लस एन होगा। किसका एक्स, ए का एक्स, ये समझना, ए परमाणु का एक्स हमें निकालना है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अब इसमें प्रोटॉन जो है वो कितने हैं सर, इसमें जो है प्रोटॉन बराबर जेड के हैं और जेड बराबर इसमें 19 है। ए की बात करता हूँ, तो हमें ए का जो एक्स निकालना है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 21 प्लस 19, तो मिलाकर के कितना हो गया, 9 और 1 10, 0 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि ए एक्स का जो परमाणु भार है, यानी इस परमाणु का भार कितना हो गया, 40 आ गया। अब यहाँ माना है कि दोनों बी का भी भार उतना ही है, यानी बी एक्स भी उतना ही है, और जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बी एक्स है वो भी 40 होगा समभारिक होने की वजह से। तो हम कहेंगे कि 20 बी बराबर 40। अब यहाँ इसने भी कहा है तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पूछनी है। अब हमारे पास एक सूत्र है सर, ए जो कि भार है बी का, तो हम बी और एक्स यहाँ 40 आ गया, और ये परमाणु क्रमांक 20 है, तो हमें निकालना है इसमें से, अगर इसके भार में से हम परमाणु क्रमांक घटा दें तो ए यानी होगा हमारा न्यूट्रॉन बराबर 40 माइनस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, के भी मान के चल सकते हैं, जो कि यहाँ 20 है,
n बराबर 40 माइनस 20, तो घटा करके आएगा 20, यानी n बराबर इसका 40 में 20 गया 20, तो b में जो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होने वाली है वो 40 हो गई। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ a का भार बराबर b के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस a के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या। अब ये पूछना चाह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा कलर चेंज करूँगा। अब ध्यान से समझिए, ये जो शब्द किया है, ये शब्द कह रहा है आपसे यहाँ, क्योंकि आंसर तो हमारा मिल गया वहाँ। इसने कहा कि तत्व ए का भार बराबर ए के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ए का भार क्या है, ए तो है ही हो, जिसमें न्यूट्रॉन ए में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या है, यहाँ ध्यान से समझिए, जो हमें अभी निकाली वो 40 में से अगर हम ये निकाल दें तो न्यूट्रॉन की संख्या ये है। तो आप समझना यहाँ क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या ये हो गई, और प्रोटॉन है यहाँ इस वाले में जो है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ए के नाभिक में, और ए के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, इसका संगठन हमें जोड़ना है, जो मैं आपको दूसरे कलर से बताने वाला हूँ। आप समझना यहाँ पीले कलर से कि ये इसने सवाल पूछा है ए तत्व का परमाणु भार, यानी ये इसका भार, ये वाला ए एक्स। अब हमने यहाँ देखा वैसे तो ये 40 है, लेकिन इसमें इसने यही शब्द कहा कि ए के नाभिक प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 19, और ए के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 21। इन दोनों का संगठन भी 40 ही होता है जो यहाँ है। हम सूत्र के अनुसार लिख के दिखाना है कि ए एक्स, एक्स तो भार माना है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 21 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या 19 हो गई। इनके संगठन से जो 40 बना है वो ए का भी वही भार है और बी का भी वही भार है। ये इसके अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट उदाहरण से मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो कि 6ठा नंबर उदाहरण है, कि यहाँ आपको लिखा दिख रहे होंगे कि समान परमाणु भार के समान परमाणु क्रमांक के दो परमाणु ए और बी, द्रव्यमान संख्या 35 और 37 है। और यदि ए के नाभिक में से मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो 6ठा है, कि परमाणु क्रमांक जो आपको दिए गए हैं वो दो परमाणु, एक तो ए और एक बी, इनकी द्रव्यमान संख्या है 35 और 37 दी है। यदि नाभिक में 18 न्यूट्रॉन हो, किसके में, ए के में, तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए और उनका परमाणु क्रमांक भी बताइए। बस थोड़ा सा यही समझिए, बहुत सिंपल है कि समान परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक ए और बी है, एक तो ए है और दूसरा बी है। अब इनके दोनों क्रमांक हैं समान हैं, यानी कि समस्थानिक है, लेकिन भार अलग अलग है। भार जो ए का है, ए और बी की द्रव्यमान संख्या है, इसकी 35 है और इसकी 37 है, यानी भार अलग अलग है। क्रमांक ए है। अब क्रमांक ए को तुम चाहे स्मॉल ए मान लीजिए, इसका भी स्मॉल ए मान लीजिए, आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ हम हल करना है कि यदि ए के नाभिक में, ये जो नाभिक है उसके ए के नाभिक में न्यूट्रॉन बराबर हैं, जो A35 ए है, इसमें n बराबर दिए हैं कितने, 18। अब 18 दिए हैं तो इसका मतलब पहले इसके संगठन में हम इसका परमाणु क्रमांक, जो कि Z है, हम ZA भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये A परमाणु हो गया, उसमें हम इसका ZA मान लें। अब ZA हमें ज्ञात करना है, जबकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी है, 18 दी है, तो हम कह सकते हैं कि ZAA में A परमाणु भार वो बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। यह न्यूट्रॉन दिया है, अब हम यह ले सकते हैं कि 35 बराबर 18 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन हमें ज्ञात करना है, बस थोड़ा समझना कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर Z, हम चाहे Z भी ले सकते हैं कि 35 बराबर 18 प्लस Z, क्योंकि परमाणु क्रमांक हमें ज्ञात करना है। अब Z हमें ज्ञात करना है, Z मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, प्रोटॉन मान लीजिए, तीनों चीज़ एक बराबर हैं, हमें ज्ञात करना है। तो जो कि 35 में से 18 घट जाएंगे, बचा कितना, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ बचा 2, 2 में से गया तो 1, यानी कि जो भी संख्या में, क्योंकि इसने कहा है सवाल के अनुसार कि ए के उपस्थिति में न्यूट्रॉन 18 हैं और
बी के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले सबसे पहले क्या होगा, हमें ये ज्ञात हो गया इसका क्रमांक z बराबर कितना 17। किसका है, वो ए का भी उतना ही है और बी का भी है, क्योंकि ये समस्थानिक है। अब यहाँ हम कह सकते हैं इसके अनुसार जो z निकल के आया a 35 और यहाँ इसका क्रमांक आया 17। इसका मतलब जो बी है, बी का भी क्या है, भार तो सेम अलग है लेकिन क्रमांक इसका भी 17 है। अब हमें उसको तो हल करना था, ये हो गया, लेकिन अब हल किसको करना है, हमें इसको, क्योंकि इसमें पूछ रहा है बी वाले में कि इसमें बी के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। भार मुझे पता है ए बराबर कितना है 37 और इसकी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर जेड, ये तीनों की संख्या कितनी निकल के आई 17, क्योंकि समस्थानिक है। सूत्र के अनुसार अगर हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें ज्ञात करने हैं, ए कितना इसका 37 है, 37 माइनस प्रोटॉन समस्थानिक की वजह से आ गया 17, क्योंकि पहले का भी उतना ही है। अगर हम इसे 17 घटाते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आएगी, n में से गया 7 में 7 और यहाँ आप देख रहे हैं 3 में से 1 गया तो 2, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 20 आ गई। ये हमारा आंसर होता है, उत्तर होता है। यानी कि इसने इस प्रश्न के अनुसार आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न के अनुसार हमें जो मिला वो सबसे पहले तो दोनों का ये भार अलग अलग है। अब इनका संगठन, क्योंकि समस्थानिक दोनों परमाणुओं का क्रमांक की जो बात हुई तो क्रमांक हमने ए मान लिया, आप जेड ए मान सकते हैं, लेकिन समस्थानिक समान क्रमांक का है इसलिए हम इसे ए मान लिया। उसके आधार पर हमने जब इसका भार देखा, इसका 35 है और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें दी है इसने 17, इस प्रश्न का 18, तो हमें पहले इसका जेड ए निकालना है, यानी समस्त भार में से हमें न्यूट्रॉन निकालने होंगे। तो प्रोटॉन निकल आता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तीनों एक लगभग बराबर होते हैं उदासीन अवस्था में। तो यहाँ हम क्या है कि ये जेड क्रमांक है जो ए का है, तो हमने यहाँ 35 में से 18 जब घटा दिए तो इसका मतलब 17 हमारा इसका क्रमांक आ गया जो ए का है, भार उतना है। अब ये जो क्रमांक है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर है, यानी प्रोटॉन के बराबर है, यानी ई बराबर जेड बराबर पी। अब ये समस्थानिक की बात आई तो 17 इसका हो गया, 17 इसका, भार अलग अलग है। यहाँ हमने देखा कि इसका जब भार ए है तो हमें पता है कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर जेड जो कि 17 आ गया, उसके अकॉर्डिंग समस्थानिक है। इसमें हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो भार में से अगर हम प्रोटॉनों की संख्या यानी ये घटा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन के क्रमांक के बराबर होती है, तो न्यूट्रॉन माइनस 37 माइनस 17 बराबर 20 न्यूट्रॉन की संख्या, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर है। चौथे प्रश्न लास्ट में जो अब मैं आपको एक उदाहरण समझाने वाला हूँ, ये भी इस तरह से, ये जो आप हम संगठन देखते हैं एक समन्यूट्रॉनिक, यानी कि जिस किसी परमाणु के संगठन में जो भार होता है उसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो हम उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब यहाँ दो तत्व दिखाए हैं ए और बी, परमाणु क्रमांक उनका 1 और 2 है। यदि ए की द्रव्यमान संख्या 3 और बी की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, उनकी नाविकों की न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि इसने भी सम न्यूट्रॉनिक का, यानी समान न्यूट्रॉन वाला, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि अगर हम एक तत्व हमारे पास ए है और दूसरा बी है तो यहाँ जो उनका संगठन होगा उसमें n+p और n+p, इसमें प्रोटॉन अलग हो सकते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में समान दी है। अब न्यूट्रॉन की संख्या समान है जबकि इसका क्रमांक क्या है, इसके अकॉर्डिंग एक का 1 है और दूसरे का 2 है, यानी इसके परमाणु क्रमांक 1 और 2 हैं, तो द्रव्यमान संख्या 3 है। किसकी दी है इसने, ए की। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो 1 है उसका परमाणु क्रमांक 1 है और उसका जो भार है उसका 3 है ए का। इसका मतलब हमें ध्यान देंगे कि n+p बराबर क्या है, 3 है। अब यहाँ हमें दूसरा का देखना है जो बी है, उसका द्रव्यमान यहाँ दिया नहीं है, तो पहले हमें यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। इसमें हम निकालेंगे n+p बराबर 3 और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो ये है ये प्रोटॉन है, ये बराबर 3 है, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर जेड, पहले से बता रहा हूँ। तो हम इसे लिखेंगे कि n+1 बराबर 3। अब न्यूट्रॉन हमें ज्ञात करने हैं तो यहाँ क्या होगा, 3 - 1। अब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 2, क्योंकि 3 में से गया 2। इसका मतलब क्योंकि ये सम न्यूट्रॉनिक है
तो उपस्थित दूसरे परमाणु में जो कि ये है यहाँ जिसका 2 क्रमांक है उसमें भी N+P को हम देखते हैं, तो वहाँ इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो गई। अब इसका मतलब है कि N+P बराबर क्या संगठन है हमारा, A परमाणु भार है। अब हमें यहाँ दिया हुआ है क्योंकि इसके न्यूट्रॉन इसके बराबर हैं, तो 2 प्लस यहाँ क्या दिया है P प्रोटॉन। एक सवाल E बराबर P बराबर Z बराबर A। अब यहाँ सोचने की बात है कि न्यूट्रॉन तो हमें समन्वयिक इससे मिल गए। अब यहाँ जो इसका क्रमांक है वो 2 है, तो इस आधार पर हम यहाँ लिखेंगे कि 2 + 2 बराबर A, और 2 को 2 जोड़ते हैं तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 2 4। यानी दूसरा जो परमाणु है B उसका जो N+P है, N+P बराबर वो 4 है। यानी उसमें उसका भार निकल गया है जो आप यहाँ देख रहे होंगे। ये न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या भी ज्ञात हो गई और उसका द्रव्यमान भी ज्ञात हो गया। द्रव्यमान कितना है, 4 हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो गई, जो इस सवाल को या इस उदाहरण को कंप्लीट करती है। तो बच्चों अगली बार जो मैं नेक्स्ट वीडियो आऊँगा, तो अभी ये शुरुआत है, आपका बेस है। इस संगठन के आधार पर आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, संगठन ज्ञात कर सकते हैं, समन्यूट्रॉनिक, समभारिक और समस्थानिक ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे टॉपिक धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ाता चाहूँगा। ये लग रहा होगा कि बड़े स्टैंडर्ड के बच्चों को कि ये अभी सिंपली है, कॉम्प्लीमेंट तो धीरे धीरे होता चला जाएगा। जब तक आप बेस पूरा तरह से क्लियर नहीं करोगे, आगे आप विवेचनाएं भी, रिएक्शन अभिक्रियाएं भी नहीं कर पाएंगे। तो धीरे 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 मैं हर वीडियो में आपको आपका स्तर, आपकी सोच का स्तर, आपके पढ़ने का कॉम्प्लीमेंट बढ़ाता चला जाऊँगा। तो थैंक यू बच्चों, मेरी नेक्स्ट सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और अपने साथियों को भेजें, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक स्थायी पढ़ने का तरीका आपको आगे बढ़ने के लिए कहे। थैंक यू।